डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल पर मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सफल किसान की दास्तान लेकर हम फिर एक बार हाजिर हैं, जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं। ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो कृषि के क्षेत्र और पशुपालन के क्षेत्र में कुछ अलग करने की ठाने हुए हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शिव कुमार जी से। इनकी सफलता की कहानी कुछ ऐसी है जो आपकी खेती के प्रति सोच को बदलने में कारगर साबित हो सकती है। तो फिर आइए, इनका अब तक का सफर कैसा रहा है जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के चोलस गांव का। गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशुपालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी। ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं, और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला, और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहाँ पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वाश भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि भाई इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं। और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, या ये केमिकल फार्मिंग से, पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं। आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर हैं। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह। 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े, तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है, और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्कली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिप्रेक्ष्य में 2-3 चीज़ें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहाँ जहाँ पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहाँ पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहाँ पे ज़्यादा खारी सॉइल है वहाँ की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे। शिव कुमार जी ने उस कल्चर का
अपने खेतों में प्रयोग किया। अब ये जैविक खेती खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है। तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था HD 226, उसका विकल्प HD 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 कुंटल बीज मुझे मिल पाया था। तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवंबर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की। उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जीएल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा उसमें 1 लीटर पानी डाल करके और मैंने लगभग 3 कुंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक की फर्टिलाइज़र की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर। मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है, जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है। पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं। हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फ़ायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं। इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य हैं। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं, वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। जैविक खेती के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीट ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन।
सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट से दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैविक खेती के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं, जानते हैं कि जैविक खेती किस तरह से किसानों को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी राह दे रही है, यानी कि किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है और साथ ही साथ कैसे ये पर्यावरण हितैषी भी है। जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशुपालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशुपालन करना शुरू किया था। किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत, हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि 1 गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, पूरे दिन की कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती है। बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी की झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं। और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक होती है, भैंस की थोड़ी सी कम होती है, इसका दूध भी भारी होता है और जैविक खेती बिना पशु के संभव नहीं है। तो इसीलिए किसान भाइयों, पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत आमदनी होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में यानी भैंस या गाय होनी चाहिए, कई पशु होने चाहिए। 10 पशु किसान को कम से कम रखने चाहिए, जिसमें से 6 पशु कम से कम हर समय मिल्क पीरियड में होने चाहिए। तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा। जैविक खेती वाकई सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरे फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपको सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है। जैसे मैंने देखा है, सुना है कि भाई जैविक के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो अच्छा है शुद्ध खाना हर कोई चाहता है। मैं तो इसको नॉर्मल रेट पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्पादन, पहले जब हम जैविक खेती में आए थे तो हमारा उत्पादन घटा था, अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है। और मैं इसको नॉर्मल रेट पे मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि भाई जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौज है, वही ऑर्गेनिक भोजन या नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से जो भी, मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर आप हमारे सैंपल है, इसको आप चेक करके देखिएगा। जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं। साहब जो भी आपने उत्पाद की डिमांड की थी वो उत्पाद आपके सामने है। यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी हैं, जो आजकल
पूरे जनपद में जैविक का काम कर रहे हैं। इनके फार्म पर हम लोग आते रहते हैं, पूरी हमारी टीम आती रहती है, हमारे हेड भी आते रहते हैं। मैंने इनके वार्ता से ये यहाँ पर देखा है कि जो इनकी जो फार्म की जो मिट्टी थी पहले कुछ ऊसर टाइप की थी और कुछ रेहयुक्त थी, और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पूरा ऑर्गेनिक ट्रेनिंग लेकर के और इन्होंने अपने फार्म को आज बहुत अच्छा बना रखा है। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनिक पर काम कर रखा है इन्होंने, जिसको हम देखते हैं इनके यहाँ नेट ऑफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और इन्होंने वर्मी वास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है। और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है। जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुंच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती संस्थान के प्रयासों के बारे में, किस तरह से ये अपने आसपास के किसानों को, देश भर के किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से आगे बढ़ने के लिए एक नई राह दिखा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती संस्थान के प्रयासों का जायजा लेने का। जी हाँ, किस तरह से ये किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, साथ ही साथ कैसे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कैसे ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतः यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके 4 मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिल के जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि 2 प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ पर PGS सेक्रेटरीट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेशन है। और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस, पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे 5 और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं, और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। जैसे कि हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद से शुरू करें यहाँ पर, तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं। और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है। और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCONF बेंगलोर और RCONF नागपुर है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था, लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपनी खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता, लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था। मेरे पास में अपनी तो केवल 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन 5-6 एकड़ ज़मीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था, अभी भी करता हूँ। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था और लगभग 5 या 6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी। तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1 से 1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूँ, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो बिक्री थी वो मेरी लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी और ख़र्चा मेरा वही था, लगभग 4-4.25 पौने 4 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़ करके लगभग 8.5 पौने 9 लाख हो गई थी और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है, तो उस स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई और मेरा जो खर्चा है वो 1-1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है। शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपनाकर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने हमारे सफल किसान शिव कुमार जी की दास्तान को जाना, कैसे ये अभी तक के सफर को तय करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, इसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को देखकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास भी है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में ऐसी ही एक अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।